क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन गोला डाले थे? क्या हुआ? सभी लोग क्वेश्चन कर लिए थे ना? क्वेश्चन लगातार करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और कोशिश रखिए कि साथ साथ क्लास के साथ साथ ही सारी बात आपको याद हो जाए, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा मौका देता नहीं है। तो आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नया चैप्टर है ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण। पहला चैप्टर यूनिट और डायमेंशन को समझे थे, दूसरे चैप्टर में मोशन और लॉ ऑफ मोशन को समझे थे, तीसरा चैप्टर ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण का थोड़ा बहुत जिक्र दूसरे चैप्टर में भी हम किए थे। आपको हम बताए थे कि जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होते रहती है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी के तरफ चारों ओर चक्कर लगाना, समुद्र में ज्वार भाटाओं का आते रहना, आंधी का बहते रहना, ये जो तमाम प्राकृतिक घटनाएं हैं, इन तमाम प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने का कारण प्रकृति में उपस्थित कुछ मूल बल है, फंडामेंटल फोर्स है। तो गुरुत्वाकर्षण भी वही मूल बल है। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें, ग्रेविटेशन की बात करें, तो अगर ग्रेविटेशन की बात भारतीय परिदृश्य के अंतर्गत हम करें, इतनी बात तो आप जानते होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। लेकिन सर आइजैक न्यूटन से पहले एक भारतीय दार्शनिक हुआ करते थे। कई भारतीय दार्शनिक हुए। आर्यभट्ट के नाम से तो आप परिचित ही होंगे, जो ज्योतिष विज्ञान के प्रमुख थे। और आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर, पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आर्यभट्ट काफी जाना माना नाम रहा है। एक ऐसे और ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हुए या भारतीय दार्शनिक भी आप उन्हें कह सकते हैं, और उनका नाम था आचार्य भास्कराचार्य। आचार्य भास्कराचार्य ये एक भारतीय दार्शनिक थे, जिनको ऋषि भी कहा जाता है हिंदू धर्म शास्त्रों में। आचार्य भास्कराचार्य, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इनके पुस्तक का नाम क्या था? सिद्धांत शिरोमणि। काफी चर्चित पुस्तक, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि। इन पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक में पहली बार देखने को मिलता क्या? गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। इस पुस्तक में आचार्य भास्कराचार्य बताए हैं कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती, आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को आप ऊपर हम फेंकते हैं तो फिर वह पृथ्वी की तरफ गिर जाती है। तो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में
आचार्य भास्कराचार्य इसका उल्लेख किए हुए हैं कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है, कोई भी वस्तु पृथ्वी के लिए इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु इसलिए गिर जाती है कि पृथ्वी उसे अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसी पुस्तक में, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में आचार्य भास्कराचार्य यह भी बताए हैं कि आकाशीय पिंड जो है वो अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते हैं, और आकाशीय पिंड अपना स्थान इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि हर आकाशीय पिंड एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण वो अपना स्थान छोड़ नहीं पाते। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख अगर हम प्राचीन काल में देखें तो इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। लेकिन बात साइंस की है, साइंस में केवल बता देने से काम नहीं चलेगा, प्रूव कर कर दिखाना पड़ेगा। तो आचार्य भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख, पृथ्वी का आकर्षण ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, आगे हम विस्तार में जानेंगे। तो पृथ्वी हर वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है, इसलिए वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। इसकी चर्चा तो आचार्य भास्कराचार्य इस पुस्तक में किया। उन्होंने यह भी बताया कि आकाशीय पिंड अपने स्थान पर इसलिए स्थिर है कि हर आकाशीय पिंड एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, उनका जवाब इस पुस्तक में नहीं है, उसका जवाब इस पुस्तक में नहीं है। आगे चलकर उसी का जवाब विस्तार पूर्वक किसने दिया, सर आइजैक न्यूटन ने दिया। और इसलिए हम मानते हैं, ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, सर आइजैक न्यूटन ने की। लेकिन सर आइजैक न्यूटन से पहले भी आचार्य भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त भी एक बहुत बड़े आचार्य थे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के एक ब्रह्मगुप्त नामक भी एक आचार्य थे। उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन ब्रह्मगुप्त, आचार्य भास्कराचार्य, इन्होंने सिर्फ उल्लेख किए हैं कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है इसके बारे में इन्होंने बताए नहीं है। इसलिए इनका नाम आगे नहीं चल सका। जो कारण सहित बताए हैं वो है सर आइजैक न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया है, लेकिन उससे पहले इसकी चर्चा किस पुस्तक में देखने को मिलती है, जिसके रचयिता कौन है, आचार्य भास्कराचार्य। अब आइए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है। क्या है, बल है। और गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है, तो कैसा बल है, आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण जो है एक प्रकार का क्या है, बल है। और गुरुत्वाकर्षण अगर एक प्रकार का बल है तो इस बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षित करने की होती है। ढेर सारे बल ये ऐसे भी हैं जो आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। जैसे चुंबकीय बल, चुंबकीय बल आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप जानते होंगे कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक उसी तरह एक विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आकर्षण भी है उसमें, विकर्षण भी है। अब जानते होंगे कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो कई ऐसे बल हैं, ज्ञात बल हैं, जिनमें आकर्षण भी है और विकर्षण भी है। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इसमें केवल और केवल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण एक बल है।
इस गुरुत्वाकर्षण बल में कैसा बल है? आकर्षण बल है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल जो कि एक प्रकार का आकर्षण बल है, इसके उत्पत्ति के कारणों में क्या है? द्रव्यमान। यह गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति का कारण क्या है? द्रव्यमान। इस ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तु, और जब हम वस्तु बोलते हैं तो उसका समान सी परिभाषा यह है कि उसमें क्या होगा? द्रव्यमान। वस्तु या पदार्थ की सबसे आम परिभाषा यही है कि उसमें द्रव्यमान होनी चाहिए, तब वो पदार्थ कहलाएगा। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वे अपने द्रव्यमान के कारण, वो अपने द्रव्यमान के कारण दूसरे पदार्थ को क्या करती है? आकर्षित करती है, और उसे ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वे अपने द्रव्यमान के कारण किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि दो पदार्थ है, एक का द्रव्यमान है m1 और एक का द्रव्यमान क्या है? m2। एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है, तो ये अपने द्रव्यमान के कारण इस वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। फिर ये वस्तु जो है, यानी कि ये वस्तु इसको आकर्षित करेगा और ये वस्तु इसको दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। वस्तु या पदार्थ में द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। अगर ब्रह्मांड में द्रव्यमान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर किस बल का अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। अगर हम ब्रह्मांड में कहते कि द्रव्यमान विलुप्त हो गया है, द्रव्यमान का अस्तित्व ही मिट गया है, तो निश्चित तौर पर गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बात को समझे कि नहीं समझे? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण एक जो एक प्रकार का आकर्षण बल है, इसके उत्पत्ति का राज, इस ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्यमान वाली वस्तु है वो दूसरे पदार्थ को अपनी ओर क्या करती है? पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ अपने द्रव्यमान के कारण दूसरे पदार्थ को जो अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्या गुरुत्वाकर्षण में प्रतिकर्षण भी होता है? क्या गुरुत्वाकर्षण में प्रतिकर्षण भी है? नहीं है, केवल और केवल आकर्षण। और इस बल की खोज किसने की? सर आइजैक न्यूटन की। और ऐसा माना जाता है कि सर आइजैक न्यूटन, अभी भी ये कहानी सुने होंगे कि सेब के पौधे के नीचे बैठे हुए थे। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन फिजिक्स के जितने भी बड़े बड़े राइटर हुए हैं वो इस बात को खुलेआम लिखते हैं। तो हमें तो इस बात को गलत साबित करने का कोई आधार है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े राइटर इस बात का उल्लेख कर चुके हैं, अपने पुस्तक में बाकायदा उसका जिक्र कर चुके हैं। तो उनका कहना है कि सर आइजैक न्यूटन सेब के पौधे के नीचे बैठे हुए थे, सेब नीचे गिर गया, हम लोग रहते तो उठाकर भाग जाते हैं, लेकिन सर आइजैक न्यूटन ये सोचने लगे कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, और सेब नीचे ही क्यों गिरा इसका पता लगाने लगे और पता लगाते लगाते पता लगा लिए कि सेब इसलिए नीचे गिरे क्योंकि पृथ्वी ने उसे अपनी तरफ क्या किया? आकर्षित किया। पृथ्वी ने उसे अपनी तरफ क्या किया? आकर्षित किया। अब कहिएगा आकर्षण तो सब में है, यानी कि M1 M2 को आकर्षित कर रही है, तो M2 भी M1 को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। सेब को पृथ्वी ने आकर्षित किया तो वो पृथ्वी पर गिर गया, तो सेब ने तो पृथ्वी को आकर्षित करेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या कि हर वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो सेब पृथ्वी पर गिर गया क्योंकि पृथ्वी ने उसे आकर्षित किया। किसके द्वारा? तो सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करेगा, लेकिन पृथ्वी तो सेब पर नहीं गिरा, सेब पृथ्वी पर गिरा। सवाल यहां पर यह है कि सेब बहुत छोटा है, वो छोटा सा सेब पृथ्वी को थोड़ा बहुत आकर्षित भी कर लेगा, पृथ्वी पर फर्क पड़ेगा?
पड़ेगा। तो सेब पृथ्वी पर गिरा क्योंकि पृथ्वी ने उसे अपनी तरफ आकर्षित किया गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए, और सेब भी पृथ्वी को अपनी तरफ क्या किया, लेकिन सेब के आकर्षण का पृथ्वी पर कोई प्रभाव, क्योंकि पृथ्वी एक विशाल भारी पिंड है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और पृथ्वी के सामने सेब आप जानते हैं कितना बौना है, इसलिए पृथ्वी जब वो आकर्षित किया तो वो गिरता हुआ हमें दिखाई दिया, लेकिन सेब ने जो आकर्षण किया उसका कोई पृथ्वी पर फर्क पड़ा ही नहीं। क्लियर है बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो प्राथमिक जानकारी आपको होनी चाहिए वो तो मिल ही गया। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है। कैसा बल है? जिसका अस्तित्व का कारण क्या है? इस ब्रह्मांड में हर पदार्थ जिनमें द्रव्यमान है वो अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आइए दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण जो कि एक प्रकार का आकर्षण बल है जो ब्रह्मांड का सभी वस्तु अन्य दूसरे वस्तुओं पर लगाती है, तो इस बल का परिमाण कितना होगा? या भिन्न भिन्न वस्तु जो एक दूसरे को आकर्षित करती है या एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, उस बल का परिमाण कितना होगा? तो इसका भी जानकारी किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन ही दिया है। अगर मान लीजिए कि दो वस्तु है, एक का द्रव्यमान कितना है? m1 है, और दूसरा का द्रव्यमान क्या हुआ है? m2 है, और इनके बीच की दूरी को आप क्या मान लीजिए? r। मान लेते कोई दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 है, एक दूसरा का द्रव्यमान क्या है? m2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी क्या है? तो दोनों एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा कि लगाएगा? लगेगा, क्योंकि दोनों में द्रव्यमान है, और द्रव्यमान होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ही होगा। तो कितना गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे पर लगाएगा? तो सर आइजैक न्यूटन पहली बात बताए कि इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? यानी कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। हम में द्रव्यमान है, आप में द्रव्यमान है, हम दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन आपको आभास भी, क्योंकि हम दोनों का द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम लगता है कि हमें पता भी, हम आपके बीच भी आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ऑनलाइन वाला भी तो सोचेगा ऑनलाइन भी लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो ऑनलाइन वाले को जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप में द्रव्यमान में हम में द्रव्यमान है, तो निश्चित तौर पर आप और हम के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा, लेकिन हमें इसका पता, क्योंकि हम लोगों का द्रव्यमान बहुत कम है। वहीं पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या होती रहती है? घूमते रहती, इतना पावरफुल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्यों? तो पृथ्वी और सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होते हैं? जितना अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, जितना अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा नियम सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते, व्युत्क्रमानुपाती होते। वस्तुओं के बीच दूरी जितनी अधिक होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना कम होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितने बातों पर निर्भर करता है? वस्तुओं के द्रव्यमान पर और उनके बीच के दूरी पर, और कुछ पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल कितने बातों पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान और उनके बीच की
और किसी पर निर्भर नहीं करता। आप कहिएगा कि इसके बीच में आग लगा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसके बीच का हवा निकाल देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं प्रभाव। इनके बीच जो है समुद्र खींच देंगे, समुद्र को नाला निकाल देंगे, मतलब एक जल स्रोत को निकाल देंगे तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनके बीच हवा हो या जल हो या आग लग जाए या निर्वात हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल दो बातों पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और दूरी पर, अन्य किसी बातों पर निर्भर नहीं करता है। अब कहेगा कि दो वस्तुओं के बीच 11,000 वोल्ट के इन दो वस्तुओं के बीच 11,000 वोल्ट के तार को खींच देंगे या 11,000 वोल्ट के विद्युत धारा को प्रवाहित कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दो वस्तुओं के बीच हवा माध्यम हटाकर किसी द्रव माध्यम को रख देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दोनों वस्तुओं के बीच वैक्यूम निर्वात वाली स्थिति कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल केवल कितने बातों पर निर्भर करता है? दो बातों पर निर्भर करता है। वो दो बात कौन कौन है? दोनों बात पर अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के उनके बीच के दूरी के वर्ग के विकर्णपाती। क्लियर? अब न्यूटन ने दो बात तो बता दिए हैं, अब हम क्या करेंगे? दोनों बातों को मिला देते हैं। दोनों बातों को क्या करते हैं? मैथमेटिक्स तो आप बनाते ही होंगे। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर समीकरण 3 प्राप्त होते हैं। इस तरह के सवाल तो आप बहुत बनाए होंगे। तो इसको मिला देते हैं और उसको मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा m1 m2 बटा r²। क्लियर? अब ये समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? और कांस्टेंट बराबर क्या लिखते हैं? जी m1 m2 बटा, और इस तरह गुरुत्वाकर्षण बल आपका निकल चुका है। जहां जी क्या है आपका? कांस्टेंट। जी क्या है? चूंकि ये इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इस कांस्टेंट का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर बदलता इस जी जो है, आप जानते हैं कि समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एक नियत राशि लगानी पड़ती है। और यहां पर जो नियत राशि लगता है उसे क्या लिखते हैं? कैपिटल जी। और यह कैपिटल जी क्या है? जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता, कहीं नहीं बदलता। आप मंगल ग्रह पर चले जाइए कि चांद पर चले जाइए, जी के मान में यानी कि इस कांस्टेंट में कोई बदलाव, और पूरे ब्रह्मांड में जी का मान समान रहने के कारण, पूरे ब्रह्मांड में जी का मान समान रहने के कारण इसे एक और नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो गुरुत्वाकर्षण बल निकल गया। गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो जी m1 m2 बटा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जी का मान ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएंगे तो इसमें कोई बदलाव, इस जी के मान में ब्रह्मांड में कहीं पर बदलाव, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब आते हैं कि ये जो जी है, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, इस जी का यूनिट क्या होगा? जी का यूनिट क्या होगा? जी का डायमेंशन क्या होगा? और जी का
वैल्यू क्या होगा, इन तीन बातों को हमें जानना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट जान गए तो डायमेंशन आसानी से हम निकाल ही सकते, अब जानते हैं। अब फिर जानेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम यूनिट निकालते हैं जो आसानी से आप निकाल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1m2 बटे r स्क्वायर, यानी G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर बटे m1 इंटू m2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद इधर उधर हो जाता है। तो G बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। अब F का मात्रक क्या है, R चूंकि दूरी है, R क्या है दूरी है, तो दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, तो आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, m द्रव्यमान है, m क्या है द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान गुना द्रव्यमान यानी केजी, यानी मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, आप इस बात को जानते हैं। तो जी का मात्रक क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मात्रक क्या है, पर केजी स्क्वायर। क्लियर। अब इसके डायमेंशन निकालने में आपको कोई दिक्कत होगा, निकाल दीजिए एक बार। निकाल लिए, बहुत का नहीं चल रहा है कलम, निकाल लिए। उसे निकाला हुआ भी है क्या, न्यूटन पर, न्यूटन का बीमा याद है mLT-2, मीटर स्क्वायर का केजी -2, m माइनस, तो m -2 m, तो m माइनस l और l स्क्वायर l t -2। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और डायमेंशन आप निकालना सीख गए कि ना, बल का आपको याद होनी चाहिए mLT-2 mLT-2। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि जी का वैल्यू सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने निकाला था, सर आइजैक न्यूटन ने नहीं। सर आइजैक न्यूटन तो दो ही बात बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता, बस इतने ही बात बताए थे। आगे चलकर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान सबसे पहले किसने निकाला, हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने निकाला। जी का सर्वप्रथम मान किस वैज्ञानिक ने निकाला था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। लेकिन धीरे धीरे इनमें संशोधन होते गया, धीरे धीरे इसमें संशोधन हो गया, और वर्तमान समय में जी का जो मान है वो है आपको 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ये मान हेनरी कैवेंडिश ने नहीं निकाला था, सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने ही निकाला था। लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे इसमें क्या होते गए, संशोधन होते गए। क्या होते गए, संशोधन होते गए। और वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो स्वीकृत मान है वह है 6 गुना 10 के पावर - न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो जी का मात्रक क्या हो गया, निकालना सीखे कि नहीं। मान लीजिए आप भूल गए तो निकाल लीजिएगा कि नहीं, बीमा कैसे निकाले देख लिए कि नहीं। और हेनरी कैवेंडिश, पहली बार जी का मान किसने निकाला, हेनरी
कैवेंडिश ने वर्तमान समय में जी का स्वीकृत मान कितना है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या और 2 अंक के बाद कोई ज्यादा वैल्यू होता नहीं है। क्या बोले? रेलवे में पूछा हुआ है, इतना ही मान है, दशमलव के 2 अंकों के बाद उतना ज्यादा महत्व होता नहीं है। अब दशमलव में मैथमेटिक्स तो आप बनाते ही होंगे, 2 अंक के बाद वैल्यू देते हैं, तो ये लगभग वैल्यू लिखे है, हो सकता है उसके बाद 3 है तो 3 भी याद कर लेना है। क्या के लिए है हंसना है? दशमलव 2 अंक दे दिए, काफी जाता है, ठीक है ना? अब पूछने के कौन क्या पूछता है इस पर ध्यान, क्योंकि वही पूछेगा जो करवाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। अब आते हैं दोस्तों कि हम ये तो समझ गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इस बात को हम समझ गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इस बात को भी समझ गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण, इस बात को भी हम समझ गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अस्तित्व का कारण क्या है, वो है वस्तु का द्रव्यमान। हम ये भी समझ गए कि गुरुत्वाकर्षण जो कि एक आकर्षण बल है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी समझ गए। थोड़ा हम इस पर भी चर्चा कर ले कि इस ब्रह्मांड के लिए, इस प्रकृति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व क्या है। हमारे ब्रह्मांड, हमारे प्रकृति, हमारी पृथ्वी के लिए इन गुरुत्वाकर्षण बल का कोई महत्व है? तो बिल्कुल है। इस बल के कारण ही ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है। इस बल के अभाव में ब्रह्मांड ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। ब्रह्मांड ही क्या हो जाएगा? छिन्न भिन्न हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल का लोप हो जाए तो हम लोग पृथ्वी को छोड़ देंगे, कहां चले जाएंगे? अंतरिक्ष में चले जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस बल के अभाव में किसी सजीव के जीवन का अस्तित्व भी संभव नहीं है। ब्रह्मांड के निर्माण में भी इस बल की प्रमुख भूमिका है। इस बल के अभाव में हर सजीव का जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समुद्र में ज्वार भाटाएं आते हैं, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच एक प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या होते रहता है? घूमते रहता है। और पृथ्वी के इसी घूर्णन प्रक्रमण के कारण मौसम में बदलाव आते हैं, दिन और रात आते हैं। अगर इस तरह की गुरुत्वाकर्षण बल का विलुप्त हो गया, लोप हो गया, तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूमना बंद कर देगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग पृथ्वी से बंधे हुए हैं, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण। आप उछलते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, क्यों? कि पृथ्वी आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर अपनी ओर खींच लेती है। अगर यह बल नहीं होगा, उछलिएगा डायरेक्ट अंतरिक्ष में गिरिएगा। अब आपको एक हो सकता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करती है, पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी की तुलना में बहुत विशाल है। सूर्य के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के मान से काफी अधिक होगा। तो फिर पृथ्वी सूर्य में गिर क्यों नहीं जाता? सवाल यह है कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर
नहीं है। ये भी आकाश गंगा के चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। ये स्थिर होगा तब ना जाकर उसमें गिरेगा। निश्चित तौर पर सूर्य एक प्रबल आकर्षण बल, प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी को अपने तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। लेकिन सूर्य से भी विशाल विशाल आकाशीय पिंड है। कई ऐसे आकाश गंगाएं हैं जो अपने आप में कई सूर्य को, करोड़ों सूर्य को समाहित कर सकते हैं। उन आकाश गंगा के चारों तरफ क्या कर रहा है? सूर्य घूम रहा है। सूर्य भी स्थिर नहीं है कि वो जाकर उसमें घूम जाए और गिर जाएगा। निश्चित तौर पर सूर्य अगर स्थिर हो जाएगा तो पृथ्वी उसमें गिर जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आकर्षण बल से वो पृथ्वी को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। पृथ्वी घूम रहा है कि कब हम सूर्य में जाकर गिर जाए, और सूर्य स्थिर होने का नाम ले ये भी घूम रहा है कि ना हम स्थिर होंगे ना तुम हम में गिरेगा। बात समझ गए ना? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा के तुलना में पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है। निश्चित तौर पर पृथ्वी चंद्रमा पर ज्यादा आकर्षण, ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगाएगा, और चंद्रमा पृथ्वी की तुलना पर कम आकर्षण लगाएगा। तो पृथ्वी चंद्रमा पर ज्यादा आकर्षण लगाएगा तो चंद्रमा को पृथ्वी पर क्या होनी चाहिए? गिर जानी चाहिए। लेकिन पृथ्वी स्थिर होगा तब ना वहां पर गिर जाएगा। पृथ्वी भी क्या कर रहा है और चंद्रमा भी क्या कर रहा है? दोनों स्थिर ही नहीं कि कोई किसी में जाकर गिर जाए। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? तो गुरुत्वाकर्षण बल का इतना अधिक महत्व है कि इसके अभाव में ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। इसके अभाव में जीवन ही दुर्लभ हो जाएगा। इसके अभाव में हम पृथ्वी से बंधे नहीं रह सकते हैं। इसके अभाव में पर्यावरण नष्ट हो सकता है। और दो चार पॉइंट हम गुरुत्वाकर्षण के महत्व का जिक्र करते हुए दिए हुए हैं, उसको एक बार आप पढ़िए। एक क्वेश्चन आ रहा, कैवेंडिश ने क्या मान दिया था? अब कैवेंडिश ने क्या मान दिया था इसका तो उल्लेख हम भी कहीं नहीं देखे हैं, और ये भी जानने का जरूरत है नहीं। फिलहाल पता लगेगा तो आपको बताएंगे। चलिए, अंकित कुमार का फिजिक्स नहीं समझ में आता है। कोई दिक्कत नहीं, बायोलॉजी पर ही है क्या? हंसने वाली बात क्या है? अच्छा, अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल के लिए तो सर्कुलर मोशन का या रोटेशनल मोशन का चैप्टर पढ़ते तो वहां पर अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ते। थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। जब कोई वस्तु सर्कुलर पथ पर गति करता है, अभिकेंद्र बल का एक जिक्र सर्कुलर मोशन का जिक्र किए थे। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए वस्तु को एक बल की आवश्यकता होती है, और उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। नोट में अभिकेंद्र बल का जिक्र है, विस्तार पूर्वक हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे सर्कुलर और रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में। लेकिन थोड़ा यहां पर जान लीजिए, अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यह बल क्या है? जो वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, तो वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए वस्तु को एक बल की आवश्यकता होती है। वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए वस्तु को जिस बल की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? यानी अभिकेंद्र बल वो बल है जो वस्तु को वृत्तीय मार्ग पर क्या करते रहता है? घुमाते रहता है। और अभिकेंद्र बल ऐसा बल है जो बाहर से देने की कोई जरूरत, वहां पर उपस्थित कोई ना कोई बल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अभिकेंद्र बल में। उदाहरण के लिए कि साइकिल पर जब हम साइकिल से किसी मोड़ पर आते हैं तो साइकिल सवार जब सड़क पर मोड़ लेता है तो मोड़ लेते समय वो कुछ समय के लिए किस गति में आ जाता है? अब वृत्तीय गति के लिए कौन बल चाहिए?
तो जो साइकिल पर मोड़ ले रहा है, जो वृत्तीय गति में कुछ क्षण के लिए आ जाता है, उसको अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? तो उसको अभिकेंद्र बल मिलता है टायर और सड़क के घर्षण से। टायर और सड़क के, मोड़ पर टायर और सड़क के बीच जो घर्षण होता है, वही घर्षण कन्वर्ट हो जाता है किसमें? और साइकिल सवार आसानी से इस वृत्तीय मार्ग पर गति कर लेता। वहीं आप देखेंगे कि अगर साइकिल के टायर में ठीक से खांचे नहीं बने हैं तो मोड़ लेते समय वो गिर जाता है। अगर टायर में ठीक तरह से खांचे नहीं बने हैं तो ऐसे साइकिल सवार मोड़ पर गिर जाएगा। क्यों गिर गया? तो टायर में खांचे नहीं होने के कारण पर्याप्त घर्षण नहीं उत्पन्न होने के कारण उसे क्या नहीं मिला? अभिकेंद्र बल नहीं मिलने के कारण वो कौन गति नहीं कर पाएगा, इसलिए वो गिर गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो अभिकेंद्र बल वो बल है जो वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए आवश्यक है, जो वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए आवश्यक है। इस बल के अभाव में वृत्तीय मार्ग पर गति हो ही नहीं सकती। और अभिकेंद्र बल एक ऐसा बल है जो बाहर से देने की कोई आवश्यकता, कोई ना कोई बल कन्वर्ट हो जाता किसमें? तो वहीं पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, किस मार्ग पर? वृत्तीय मार्ग पर। पृथ्वी को भी क्या चाहिए? तो पृथ्वी को अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण लगता है वही कन्वर्ट हो जाता किसमें? पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वही बदलता है किसमें? जो पृथ्वी को वृत्तीय मार्ग पर क्या करते रहता है? घुमाते रहता है। आप ये भी जानते हैं कि परमाणु में न्यूक्लियस होता है, चारों ओर सेल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी जो चक्कर लगाता है तो वह वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन को भी वृत्तीय मार्ग पर न्यूक्लियस का चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन को कहां से मिलता है? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आवेश। अब परमाणु के न्यूक्लियस में है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अब वो आकर्षण बल कन्वर्ट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते रहेगा? घुमाते रहेगा। क्लियर? समझ गए? सेंट्रीपिटल फोर्स समझ गए ना? थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे, विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में। क्लियर? अब आइए दोस्तों, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण और एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल। दो टर्म है यहां पर, ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या है? अंतर है। इसी अंतर को समझना है कि ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। उसी अंतर को समझना है। इस ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच, इस ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं? इस ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है द्रव्यमान के कारण, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब आइए फोर्स ऑफ ग्रेविटी में। फोर्स ऑफ ग्रेविटी में अगर दो वस्तु में एक वस्तु कौन है? पृथ्वी, और एक कोई और वस्तु, हम पृथ्वी के द्रव्यमान को बड़ा एम मान लेते। ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण लगता है उसे क्या कहते हैं? लेकिन इन दो वस्तु में एक स्वयं कौन हो? पृथ्वी हो। एक स्वयं कौन हो? और दूसरा कोई भी वस्तु हो। हम ही खुद क्यों नहीं एक वस्तु बन जाए पृथ्वी के सामने? तो जब दो वस्तुओं में एक वस्तु खुद कौन हो? पृथ्वी हो, तब उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं।
यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना? तो अगर दो वस्तु में एक वस्तु स्वयं पृथ्वी है, अगर दो वस्तु में एक वस्तु स्वयं पृथ्वी है, तब उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तब उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है, समझ गए ना? तो जब हम गुरुत्व बल की चर्चा करते हैं तो हमारा एक वस्तु कौन है, और जब हम गुरुत्वाकर्षण की चर्चा करेंगे तो वस्तु में पृथ्वी शामिल। तो ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है, आप समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दोस्तों, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? पंखा क्लास में जब बैठे रहते तो गप मारते रहते हैं, और शुरू होता तो पंखा चलाइए, बॉल बंद कीजिए, गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है। चलिए, एक है डेंजर यादव नाम है। चलिए, डेंजर यादव जी पूछ रहे हैं कनाद कौन सा सिद्धांत दिया था? कनाद का सिद्धांत फिजिक्स के दायरे से बाहर है। उनका सिद्धांत केमिस्ट्री में है। ठीक है। ऋषि कनाद ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। वही कण को जॉन डाल्टन ने परमाणु कहा है। अब कनाद डाल्टन दोस्त नहीं थे, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति है। तो कनाद का कोई सिद्धांत नहीं था। कनाद ये बात बताए थे। प्रश्न ये है, आप लोग भी जान लीजिए, कह रहा कि कनाद कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कनाद का सिद्धांत तो केमिस्ट्री में है, एटॉमिक थ्योरी आप पढ़ते होंगे। तो कनाद का कहना था कि प्रत्येक पदार्थ जो है, प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? हाँ, हो गया? आइए दोस्तों, अगला जो बात हमें समझना है, आइए अब इसको समझते। गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी समझ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कितने बातों पर निर्भर? दो बातों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और किसी पर निर्भर। अब आइए इसको समझते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण, और इसका इंडिकेशन है छोटा जी। बड़ा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा जी ग्रेविटेशनल, और छोटा जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कि एक वस्तु पृथ्वी है, एक वस्तु पृथ्वी है, और इसके द्रव्यमान को हम मान लेते हैं एम, कैपिटल एम, और एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण एक केंद्रीय बल है। कैसा बल है? यानी यह केंद्र की तरफ खींचता है। किसके तरफ? गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति कहां से होगी? केंद्र से होगी। अब कहिएगा कि ये गोलाकार है तो आप केंद्र मान रहे हैं, जो आयताकार त्रिभुजाकार है तो उसके भी केंद्र, उसको भी आप वृत्ताकार मानकर उसका कोई एक केंद्र मान लीजिए। या आगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, उस तब आप आसानी से समझेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है जिसकी उत्पत्ति कहां से होगी?
केन से होगी, इसलिए हम यहां तक 20 तक ले जा रहे हैं। तो एक वस्तु हमारा स्वयं पृथ्वी है, जिसके द्रव्यमान को हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। और एक कोई दूसरी वस्तु है जो पृथ्वी से कुछ दूरी पर है, मान लेते हैं किस दूरी पर है, r दूरी पर है, और इसका द्रव्यमान क्या है, m है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, तो जी m बटा r स्क्वायर, m बटा r स्क्वायर, इतना ही लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब आ जाइए, अगर पृथ्वी इस वस्तु पर बल लगा रहा है तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार कि बल लगेगा वस्तु पर, क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, कितना लगा रही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। एक वस्तु पृथ्वी है और उससे r दूरी पर m है, और यह r दूरी पृथ्वी के केंद्र से लिया गया। यह बात समझ लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है। तो यह जो स्मॉल m द्रव्यमान वाला वस्तु है, यह पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो पृथ्वी इस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, gmm बटे r स्क्वायर। यह वस्तु भी पृथ्वी पर इतना ही गुरुत्वाकर्षण लगाएगा, यह भी आप जान लीजिए। या आप न्यूटन के तृतीय गति को मान लिए हैं, समझ लिए हैं, तो निश्चित तौर पर आप कहिएगा पृथ्वी इस पर यह लगा रहा है तो यह भी इस पर उतना ही लगाएगा। क्लियर। अब आइए थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट पर। पृथ्वी इस वस्तु पर इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, कोई सस्पिशन नहीं, हम जान चुके हैं। अब हम थोड़ा न्यूटन के दूसरे गति नियम को थोड़ा सा यहां पर ले आते हैं। न्यूटन का दूसरा गति नियम यह हमें बतलाता है कि अगर m द्रव्यमान के वस्तु पर बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा। अगर पृथ्वी इस वस्तु पर बल लगा रही है तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा, है कि नहीं है। अब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको ए नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर जी एम एम बटे, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार F बराबर, जहां जी त्वरण है, यहां पर ए इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको जी ही लिखते हैं। अब दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। बेशक क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों का मान क्या होगा। आपको शक है कि दोनों का मान बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बल है और ये बल का फार्मूला है। ये क्या है, और ये बल का, निश्चित तौर पर ये बल है, ये इतना होगा तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार इतना होगा। दोनों का मान समान होगा। अंतर है कि ये रूल ऑफ ग्रेविटेशनल का फॉलो कर रहा है और ये रूल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। तो पृथ्वी इस वस्तु पर बल लगा रही है, तो कितना बल लगा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इतना बल लगा रही है, न्यूटन के दूसरा गति नियम के अनुसार इतना बल लगा रही है, दोनों बल पृथ्वी लगा रही है, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। कर दीजिए बराबर, कर देते हैं बराबर, कर दे बराबर। बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बराबर है इसलिए कर रहे हैं, बराबर है इसलिए कर रहे हैं। तो जी एम एम बटा r स्क्वायर बराबर जी, क्लियर। m और m क्या होगा, खलास। इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू gm बटा r स्क्वायर, gm बटा r स्क्वायर। अब g का मान कितना होता है, माइनस पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 के पावर 24 kg। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के द्रव्यमान का आकलन कितना किया है, 6 गुना 10 के पावर। अब ये जो r है ये पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि
यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी में, यहां से यहां तक की दूरी कई गुना ज्यादा है। यानी पृथ्वी का त्रिज्या इतना अधिक है कि इसके सामने यह दूरी क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है तो पृथ्वी से उस वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी के त्रिज्या के सामने बहुत 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 छोटा है, यानी कि नगण्य है। तो इस दूरी को आप क्या मान लीजिए, नगण्य मान लीजिए। क्या मान लीजिए, नगण्य मान लीजिए। इस आर दूरी के जगह हम सीधा पृथ्वी का क्या लेंगे, त्रिज्या लेंगे, क्योंकि त्रिज्या इतना अधिक है, इतना अधिक है, इतना अधिक है, इतना अधिक है कि वो थोड़ी सी दूरी क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो आर के जगह हम कुल दूरी नहीं लेकर सीधा क्या ले लेते हैं, पृथ्वी की। और पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, 6 गुना 10 के पावर 6 मीटर। और इसका क्या हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो कितना निकलेगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो गया, जी। और इसका मान कितना निकल चुका है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो पृथ्वी जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार उस बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। और उस त्वरण को हम क्या लिखते हैं, जिसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, जिसका मान कितना होता है। अगर पृथ्वी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार उस बल के कारण उस वस्तु में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। और उस त्वरण को हम क्या लिखते हैं, जी। और इसका मान कितना होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जी बराबर क्या होता है, जी एम बटे, जहां जी क्या है, एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। और आर के जगह हम पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु की ऊंचाई इसके सामने क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो उसको हम छांट देते हैं, डायरेक्ट आर के जगह हम पृथ्वी की त्रिज्या ही ले लेते हैं। बात को समझ गए कि नहीं। अब ध्यान दीजिए कि जी का मान प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होगा, समान होगा, क्योंकि जी का मान ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर निर्भर करता है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जी के मान पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी 1 क्विंटल वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाए कि पृथ्वी 1 ग्राम वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाए, हर स्थिति में जी का मान क्या होगा, क्योंकि जी का मान उस वस्तु पर निर्भर ही नहीं करता है जिस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगा रहा है। पृथ्वी 1 ग्राम की वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा उस समय भी त्वरण कितना उत्पन्न होगा। पृथ्वी 1 क्विंटल के वस्तु पर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा तभी त्वरण कितना उत्पन्न होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही, जी का मान सिर्फ 3 बातों पर निर्भर करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पृथ्वी का, पृथ्वी की, और कोई भी वस्तु के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान उतना ही रहेगा, कोई भी वस्तु के लिए पृथ्वी की त्रिज्या उतना ही रहेगा, कोई भी वस्तु के लिए। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह ब्रह्मांड में क्या होता है। तो वस्तु कोई भी हो, 1 ग्राम का हो, 1 केजी का हो, 1 क्विंटल का हो, 1 टन का हो, अगर उन पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो उसके कारण उत्पन्न होगा गुरुत्वीय त्वरण। और उन सभी वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो आपके सामने यह प्रूव्ड हो गया है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझ गए, सॉरी
एक्सीलरेशन ड्यू टू, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से समझा दे। अगर फिर से नहीं समझे तो एक बार फिर से हम आपको लेके चाह रहे हैं। हमने एक वस्तु के जगह क्या लिए हैं? पृथ्वी, जिसके द्रव्यमान को हम क्या माने, और इससे r दूरी पर स्थित है एक और वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है? तो निश्चित तौर पर पृथ्वी इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल जिसका मान होगा G/m/r²। लेकिन इस बल का मान F बराबर mg भी होगा। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम से, यह न्यूटन के दूसरे गति नियम से, और इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर ही होगा। न्यूटन के दूसरे गति नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसके बराबर होगा? अब गुरुत्वाकर्षण के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना होगा, अब दोनों का मान क्या होगा? अगर इन दोनों को आप बराबर करिएगा तो m क्या होगा? यानी G बराबर क्या हो जाएगा? Gm/r²। जब इन सभी का मान को बिठाइएगा तो कितना आ जाता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अब G का मान जो है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण का जो मान है, वो तीन ही बातों पर निर्भर करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या हर वस्तु के लिए क्या होगी? समान होगी। चाहे वस्तु 1 ग्राम की हो, 1 क्विंटल की हो, 1 टन का हो, 1 मीट्रिक टन का हो, कुछ भी हो, सब पर लगने वाले G का मान क्या होगा? क्या होगा? क्लियर? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब दोस्तों अगली बात पर हम आते हैं। अगली बात ये समझना है कि G का मान तो कितना निकल गया है, लेकिन पृथ्वी के संपूर्ण सतह पर G का मान एक समान नहीं रहता। पृथ्वी के संपूर्ण सतह पर, पृथ्वी के संपूर्ण सतह पर G का मान एक समान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल है नहीं है। अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की जो ध्रुवीय त्रिज्या है वो 6357 किलोमीटर है, लेकिन विषुवत-रेखीय त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर। तो ये जो पृथ्वी का त्रिज्या है वो हर जगह एक समान, क्योंकि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार, जिसके कारण पृथ्वी के भिन्न भिन्न सतह पर G का मान एक समान नहीं होता। पृथ्वी के भिन्न भिन्न सतह पर G का मान एक समान नहीं होता है। भिन्न भिन्न सतह पर G के मान में क्या आते रहते हैं? बदलाव आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? बदलाव। आखिर ये बदलाव कैसे आते हैं, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे दोस्तों। और ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 मिनट, अगला क्लास सीधे सोमवार से होगा। क्लियर? अगला क्लास आपका शनिवार रविवार रिवीजन के लिए छोड़ रहे हैं। छोड़ तो रहे हैं अन्य किसी कारणों से, लेकिन आप इसका भरपूर फायदा उठाइएगा, रिवीजन करिएगा। नौकरी वही किया है जो सेल्फ स्टडी करके हर चीज रटा है। ठीक है? समझने वाले लोग कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है। अगर आपको नौकरी करना है तो समझाने का काम हम कर चुके हैं ना। अब आपका काम सेल्फ स्टडी करना है, प्रश्नों को रटना है, एग्जाम में सफल होना है। मिलिए दोस्तों सोमवार के क्लास में।
ज्योग्राफी का क्लास अगले सप्ताह से क्लास जैसे चलता था वैसे हो जाएगा। आदित्य कुमार चौधरी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, कल छुट्टी है, सोमवार से अब डायरेक्ट क्लास चलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम।